हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो चलिए आज मंडे जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उससे पहले जान लेते हैं हम आज थॉट फॉर द डे क्या कहता है। तो एवरी अकम्पलिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। मीन्स अगर आप डिसीजन लेते हो कुछ करने का, फिर ना आप अकम्पलिश कर सकोगे। मान लो एग्जाम का ही लेते हैं, एज हम यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं। तो सिविल सर्विस का आपको एग्जाम देना है। आप अगर डिसीजन लोगे फिर आपको पता चलेगा कि आप में कैपेसिटी कितनी है। राइट, अब डिसीजन ही नहीं लोगे तो फिर कैसे होगा। फिर आप बोलोगे कि हाँ फेल तो होते हैं, फेल हो जाएंगे एंड क्लियर नहीं कर पाए तो जिंदगी बर्बाद एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन आप ट्राई करने की भी अगर डिसीजन लोगे तो क्या पता आप कर लो, है ना। सब नहीं कर सकते, इट्स अ प्रैक्टिकल रेशियो वाइज चीज। बट जो कर सकते हैं उनमें से आप उनमें से एक तो हो सकते हो ना। तो बस आपको पहले डिसीजन तो लेना है कि ट्राई करके देखता हूँ, हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी बहुत कुछ अच्छा, है ना। ना हुआ तो जो आप जिस चीज में अच्छे हो, आपका हर किसी का एक अपना पाथ होता है, सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है। बस आपको कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे लाइफ में जाना चाहिए कि अगर ये होता है तो अच्छा, अगर मन का ना होता है तो हम कुछ और अच्छा कर लेंगे। बस मेक श्योर कि उस प्रोसेस में आप नॉलेज अच्छे से ले रहे हो, ताकि यू कैन बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, यूपीएससी की कुर्सी मिले ना मिले, बट आप रियल लाइफ में ऑफिसर वाली अगर पर्सनैलिटी आप में आ जाती है, देन आपने बहुत कुछ जीत लिया, है ना। क्योंकि बहुत लोग क्लियर करके भी, या फिर बहुत लोग पढ़ने के बाद भी, एस्पिरेंट लाइफ जीने के बाद भी बहुत लोगों में वो चीज़ डेवलप होती नहीं है, दैट एप्टीट्यूड ऑफ एन ऑफिसर। बट आप में अगर वो हो रही है तो खुश रहो, इस प्रिपरेशन ने आपको एक अच्छा इंसान तो बना दिया, है ना। देन हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो जानते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन आज का जो पहला न्यूज़ है वो क्या कहता है, अबाउट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ना, उन्होंने अनाउंस किया कि रजिस्ट्रेशन की फीस हमें चाहिए नहीं। किस केस में, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, ये हम जानेंगे क्या होता है हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट न्यूज़ में यही है कि उत्तर प्रदेश ने कहा है कि आप अगर ये लेते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश ने पहली बार किया, पहले तमिलनाडु एंड चंडीगढ़ ये सेम चीज को कर चुके हैं। तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है ना क्लीनर अल्टरनेटिव टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। ऑब्वियसली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह में ये सारा कुछ ये एक इनिशिएटिव प्रमोट करता है। तो यू कैन कोट एग्जांपल इन जीएस3, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, राइट। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है, इट्स अ व्हीकल दैट कैन बी पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर that draws electricity from a battery and is capable of being charged from an external source। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा इसमें। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेगा, बैटरी से लेगा। एंड बैटरी की चार्ज होने की औकात होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। थोड़ा सा ऐसा मजेदार होके पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद रहता है ना। हमेशा सीरियस रह के पढ़ोगे, वो न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ना जब खुद एक्सपेडिशन के लिए पढ़ोगे, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपको खुद रीड करना है। मैं तो यह आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से गूगल करके आपका टाइम बचा रही हूँ, बट एक्सपेडिशन आपको खुद डेवलप करनी होगी। मेंस तो मैं आपके बदले लिख नहीं सकती ना, तो आपको खुद लिखना होगा। तो यू हैव टू डेवलप योर ओन एक्सप्रेशन, राइट। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी एंड चार्ज होने की औकात होनी चाहिए। तो दिस बेसिक थ्री कीवर्ड्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब होता है टाइप्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पहला टाइप है वो है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इट इज फुल्ली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये जो व्हीकल होती है फुल्ली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक, और ये जो होती है ना सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है कंपेयर टू हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड्स, बिकॉज ये फुल्ली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट। देन दूसरा जो है वो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये प्रोड्यूस किस चीज से होती है, फ्रॉम केमिकल एनर्जी। इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है चलने के लिए, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ केमिकल एनर्जी। एग्जांपल हाइड्रोजन एफसीएवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी होती है, राइट। देन आता है हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। हाइब्रिड मतलब किसी दो चीज से मिलकर होगा, दो चीज यूज हो सकता है। तो इसे हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहते हैं। और ये यूज करता है दोनों, मैंने कहा ना हाइब्रिड, इट यूज बोथ इंटरनल कंब्यूजन दैट इज द पेट्रोल इंजन एंड बैटरी पावर्ड मोटर पावर ट्रेन। ओके, मतलब
पेट्रोल इंजन भी यूज करता है एंड बैटरी पावर्ड मोटर ट्रेन भी। और अगर बैटरी जब एम्प्टी हो जाती है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, तब ये जो पेट्रोल इंजन होता है ना, वो ड्राइविंग एंड चार्जिंग दोनों का काम करता है। मोटर ये इंजन से चलता तो है, लेकिन जब बैटरी खाली हो जाती है, बैटरी को चार्ज भी कौन करता है? दिस पेट्रोल इंजन। लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है एज फुल्ली इलेक्ट्रिक। ये जो हमने पहले पढ़ा था बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह एफिशिएंट नहीं है, राइट। एंड ऑल्सो प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल से भी ये एफिशिएंट कम है। दिस आर नॉट एफिशिएंट, ओके। अब आता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन मतलब कुछ तो प्लग होता होगा एक्सटर्नल सोर्स से, है ना। तो दे ऑल्सो यूज बोथ एन इंटरनल इमिशन इंजन एंड बैटरी चार्ज्ड फ्रॉम ए एक्सटर्नल सॉकेट। तो सॉकेट में डालेंगे तो हमें प्लग चाहिए होगा ना, एंड दैट्स द नेम, प्लग इन हाइब्रिड। यहाँ भी देखो इंजन एंड ये बैटरी यूज होती थी, लेकिन ये इंजन से ये बैटरी चार्ज होती थी ना, जब बैटरी ये एम्प्टी हो जाती है तो इंजन से। यहाँ पे बैटरी इंजन से स्टार्ट चार्ज नहीं होती, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोर्स से ही ओनली चार्ज हो सकती है, नॉट बाय इंजन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस एंड दैट्स द नेम प्लग इन, ओके। ये सबसे ज्यादा सॉरी, ये एफिशिएंट होती है इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ये ज्यादा एफिशिएंट होती है, लेकिन फिर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से एफिशिएंट कम होती है। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट, ओके, दैट इज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड ये दो मोड में चलती है, जो ये प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है ना, एक होती है हाइब्रिड मोड में ये चल सकती है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल डीजल दोनों यूज होती है। एंड ऑल इलेक्ट्रिक मोड में भी ये चल सकती है, जहाँ मोटर एंड बैटरी ही कार की एनर्जी प्रोवाइड करती है, ओके। दैट इज, ये क्या होता है? दिस इज द मॉडल, आपको जस्ट समझने के लिए कि हाँ इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी कनेक्शन वगैरह, जस्ट अ सिंपल थिंग। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है आपको वहाँ पे पूरा टेक्निकल, आप इंजीनियरिंग की कुछ ऐसे टेक्निकल एग्जाम ऑटोमोबाइल की देने नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया। यहाँ पे इंजन से वो चार्ज करता है, यहाँ पे एक्सटर्नल सॉकेट से वो चार्ज करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से ही उनको चार्ज करना पड़ेगा, है ना। तो दीज आर ऑल things about the efficiencies, about the basic difference of different types of electric vehicles. I hope it's clear to you, right? अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है विमेन रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेट्स। तो GS1 सोसाइटी के अंदर विमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, तो आप शेयर तो करें, मीन्स एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो पहले न्यूज देख लेते हैं। रिपोर्ट निकाला किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। रिपोर्ट क्या कहता है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इन टॉप मैनेजमेंट कंपनी बोर्ड हैज इंक्रीज्ड, बट ग्लोबल एवरेज में स्टिल लैक्स। ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पे तो इक्वलिटी आते आते बहुत टाइम लग जाएगी, है ना। बट ओवरऑल इन इंडिया इट्स इंक्रीज, सो इट्स अ गुड थिंग। और वर्ल्ड बैंक के स्टडी एक क्या कहता है कि इंडिया में जरूरी है प्रायोरिटी सेक्टर टैग फॉर वुमेन ऑल्सो। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग दी जाती है ना, वो वुमेन के लिए भी जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं इन दोनों पहले कीवर्ड्स के बारे में। तो ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, जिन्होंने रिपोर्ट में कहा कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, तो जान लेते ये है क्या, कौन है ये? इट इज इंडियाज लीडिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कब फाउंड हुआ था? 1956। ये काम क्या करता है? इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं थ्रू सर्वेज एंड डाटा कलेक्शन। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तभी तो उनको पता चला कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा या घटा, ऐसे याद रखना। देन यहाँ पे आया कि वर्ल्ड बैंक ने कहा ना कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वुमेन के लिए होनी चाहिए, तो हम जान लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये घोषित मैंडेट कौन किया करता है? RBI, ठीक है। बैंक को कहता है कि तुम्हारे कुछ सर्टेन अमाउंट होने चाहिए स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए। मीन्स तुम सारा लोन दे दो, बट उसमें से मान लो 50 रुपए है तुम्हारे पास, 20 रुपए ऐसे होने चाहिए कि वो स्पेसिफाइड सेक्टर्स में ही जानी चाहिए। वो सेक्टर कौन कौन सी है? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया को जरूरी है कि विमेन के फील्ड में भी प्रायोरिटी सेक्टर टैग होनी चाहिए, ताकि वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइज जो है उनको भी इजी एक्सेस मिले टू क्रेडिट, ओके। अब ये देता कौन है? बैंक ही देता है ऑब्वियसली, लेकिन जो स्केड्यूल एंड कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक जो होता है ना, वो उनका मैंडेटरी कितना उनको देना होता है ये स्पेसिफिक सेक्टर में? 40%, ओके। एंड जो रीजन रूरल एंड कोऑपरेटिव स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो कितना एलोकेट करते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर 75% ऑफ देयर, दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, क्रेडिट से 75% उनको प्रायोरिटी। अब एग्जाम में आपको ये लग सकता है कि स्केड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक ज्यादा बड़े होते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी होती है तो शायद ये ज्यादा लेंडिंग करते होंगे, नहीं, 40% ओनली। सबसे ज्यादा ये रूरल, कोऑपरेटिव एंड स्मॉल, क्योंकि ये जब रूरल बेसिस पे, कोऑपरेटिव बेसिस पे स्मॉल फाइनेंस बैंक जब ज्यादा करेंगे तभी ना फिनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगी, है ना। अब बड़े बैंक करेंगे तो बड़े लोगों को तो मिल जाएगा, सिटी में मिल जाएगा, रूरल एरियाज में भी चाहिए होगा, तो दैट्स व्हाई दे नीड टू एलोकेट मोर देन दिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक। ओके, समझ आ गया? ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा थोड़ा याद रखना। ये किया क्यों जाता है? ऑब्वियसली जो मैंने अभी कहा, एडुकेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ताकि वनरेबल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सबको मिले, है ना। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट दिस रिपोर्ट एंड रिपोर्ट के कीवर्ड्स। अब रिपोर्ट में कहता क्या है ये आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर द एग्जाम्पल पार्ट GS1 की शेयर ऑफ वुमेन इन टॉप मैनेजमेंट बिजनेस पोजीशन बढ़ चुका है, पहले 14 था अब 22 हो गया। देन विमेन ऑन कंपनी बोर्ड्स इन इंडिया भी इंक्रीज हो चुका है, पहले 5 था अब 16% हो गया। देन विमेन इन मिडिल एंड सीनियर मैनेजमेंट, ये भी पहले 20% था अब 33 हो गया, है ना। एंड एज पर वर्ल्ड बैंक का डाटा क्या कहता है कि विमेन ग्लोबल फोर्स जो है, दैट इज विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट इज स्लाइटली अबव 50%, जहां मैन की है 80%। तो अभी भी ग्लोबल लेवल में तो लैगिंग हो रही है ना विमेन की, एंड इसलिए वो कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी होनी चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ऐसे डेफिनेशन आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग के टर्म्स पे। तो इट्स अ रेशियो बिटवीन द टोटल लेबर फोर्स, दैट इज द टोटल लेबर, जितने टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो सिंपल ऐसी आपको डेफिनेशन आ जाती है, इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल लेबर फोर्स एंड टोटल वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो वैसा थोड़ा ध्यान रखना। और इस चीज में दैट इज रिगार्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्किंग एज कितनी कंसिडर की जाती है, 15 to 64, ध्यान देना 65 नहीं है, ठीक है। अब इंडिया की विमेन की रेटिंग कितनी है इस रेशियो में, इंक्रीज हो चुकी है, पहले 23 थी अब 37% इन 2023। तो इट्स अ गुड थिंग कि विमेन एम्पावरमेंट तो हो रही है, हमें दिख रही है। विथ ऑल सच रिपोर्ट यू कैन कोट इट एज पॉजिटिव एग्जाम्पल, है ना। देन आता है हमारा एनजीटी एंड सीपीसीबी। तो इसके बारे में जानते हैं। न्यूज में क्या है, जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉपुलेशन बोर्ड, इनके कुछ ग्रीन फंड्स होते हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ही, एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ही यूज करनी चाहिए, बट ये यूज कर रहे हैं फॉर रोड रिपेयरिंग। तो इसलिए एनसीटी ने कहा कि तुमने तो धोखा मिसयूज कर रहे हो यार, ये सब है ना, फिनेंशियल इरेगुलरिटी है। तो ऐसा ये न्यूज में था, बट हमें भी जानना है कि सीपीसीबी एंड एनजीटी एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या है। ओके, सीपीसीपी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी है मतलब किसी एक्ट के अंतर्गत ये फॉर्म हुई होगी, दैट इज इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1974, और फर्दर इंटरेस्टेड विथ फंक्शन अंडर एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। तो ये याद रखना, पोल्यूशन का काम करता है तो ये कंस्टिट्यूटेड अंडर एयर आ जाएगा तो आप सही कर दोगे, नहीं, इट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर वाटर, पानी, ठीक है। एंड इट फंक्शंस ऑल्सो अंडर किसके, एयर। ओके, ठीक है, ये थोड़ा सा कैची पॉइंट है, ध्यान में रखना कि ये कंस्टिट्यूट वाटर के अंडर हुआ था, नॉट ईयर, ठीक है ना। एंड देन ये टेक्निकल सर्विस देता है मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये ना ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि कोई एक बॉडी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये पोल्यूशन कंट्रोल करेगा तो ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट के लिए कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करेगा ना, मिनिस्ट्री के लिए भी, टेक्निकल हो चाहे कुछ भी हो लेकिन करेगा ना, तो उसको मार्क करना, थोड़ा सा ऐसा लॉजिकल जो जनरलाइज स्टेटमेंट होता है। फिर ये वाटर पोल्यूशन के लिए भी प्रमोट, क्लीनलीनेस प्रमोट करता है, एंड ऑल्सो फॉर द एयर पोल्यूशन, सिर्फ एयर नहीं वाटर, इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ ना अंडर वाटर एक्ट, दैट इज 1974। अब आता है एनजीटी, जिन्होंने कहा कि तुम ये मिसयूज कर रहे हो सीपीसीबी को। तो एनजीटी क्या होता है, स्टेब्लिश अंडर इन 2010, 2010 अंडर किसके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। किस चीज के लिए, ताकि इन्वायरमेंटल केस में वो रेजोल्यूशन दे सके, लीगल राइट एनफोर्स कर सके एंड रिलीफ भी दे सके फॉर इन्वायरमेंटल डैमेज। तो इन्वायरमेंटल जो डिस्प्यूट हैंडल करते हैं ना, उसमें ना वो बाउंड नहीं होते सीपीसी के द्वारा, वो गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं। ये चीज ना एनजीटी के बारे में ध्यान रखना, इट इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी। ओके, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर के लिए ये बाउंड नहीं होती, इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली प्रोवाइड स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो जस्टिस प्रोवाइड करे, ताकि हायर कोर्ट्स के बर्डन भी कम हो, ये खुद ही ये डिसाइड ले ले। एंड केस को डिस्पोज 6 मंथ में करना है एक केस को। ओके, देन दैट इज द ट्रिब्यूनल पावर
इनके पास अपनी डिसीजन को रिव्यू करने की भी पावर है, बट ये अगर फेल होता है डिसीजन, आप चैलेंज कहाँ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। इनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ है, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश भोपाल, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, याद रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एनजीटी का फैक्ट्स। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो अवार्ड की मैच दी फॉलोइंग कभी आ जाती है तो वी हैव टू नो, राइट। तो ये अवार्ड कन्फर कौन करता है हर साल, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डायरी कन्फर करता है गोपाल रत्न अवार्ड हर साल। कब से करता है, 2021 से। ओके, एंड कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनकरेजिंग मिल्क स्टेक होल्डर। तो ये जनरली किस चीज से रिलेटेड है, किस फील्ड, फील्ड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डायरी सेक्टर। तो ये अगर मैच द फॉलोइंग में आता है ध्यान रखना, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड फॉर द फील्ड ऑफ लाइफस्टॉक एंड डायरी सेक्टर। ठीक है, तो अभी हाल ही फिलहाल में इस डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने इनकॉर्पोरेट किया स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन की भी डायरी डेवलपमेंट एक्टिविटी बूस्ट हो। अब ये सब क्यों करते हैं, आप अगर कुछ काम करोगे, आपको अगर अप्रिशिएट करके सर्टिफिकेट अवार्ड दिया जाएगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे ना, फिर वो काम को और ज्यादा बेटर कैसे करोगे, वैसा आपको मन होगा। तो ये सब के लिए फॉर ऑल दोज थिंग्स ये सब लाया जाता है, ताकि हमें रिकॉग्निशन भी मिले। अगर हमें अवार्ड मिलती है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मीन्स अच्छी काम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंडस्ट्रीज अप्रोच करेंगे, तो उस तरीके से ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होती है। तो अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है, एक है बेस्ट डायरी फार्मर रियरिंग कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स, एक होता है बेस्ट डायरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है अच्छे से आपने सेटअप किया, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ओके, एंड देन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो टेक्निकल टर्म में बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन को भी दिया जाता है। तो 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, और ये जो है ना कन्फरिंग, ये 2021 से दिया जाता है अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो दिसंबर 2014 में ये लॉन्च हुई थी। क्यों, ताकि हम कंजर्व एंड डेवलप कर सके इंडिजिनियस बोविन ब्रीड इन अ साइंटिफिक मैनर, राइट। पहले से भी हम डेवलप एंड कंजर्व तो कर सकते हैं, बट अभी एज साइंस टेक का जमाना है तो साइंटिफिक मैनर में भी कर सके। तो उस तरीके से हम इनिशिएटिव लाते हैं नए नए, ताकि नए नए इनोवेशंस भी हम कर सके, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट न्यूज है नेशनल वन हेल्थ मिशन। ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेयर्ड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, ओके, मीटिंग ऑफ द नेशनल वन हेल्थ मिशन। ये अप्रूव किसके द्वारा किया गया था, प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसे पीएमएसटीआई ऐसी कहते हैं, इन 2022। क्यों, ताकि कोऑर्डिनेशन बनी रहे अक्रॉस मिनिस्ट्री, ताकि हम ओवरऑल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस ले सके, एक इंटीग्रेटेड हमारा डिजीज कंट्रोल मेजर्स ले सके, जो प्रायोरिटी डिजीज होती है ना। तो इसीलिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया। और ध्यान रहो, ये कैची पॉइंट यहाँ पे क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ ह्यूमन एंड इट वर्क्स फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। इसलिए वन हेल्थ अप्रोच मीन्स क्या है कि हेल्थ ऑफ पीपल इज कनेक्टेड टू हेल्थ ऑफ एनिमल, क्योंकि वी शेयर द बोथ इन्वायरमेंट एंड दैट्स व्हाई द नेम वन हेल्थ। इसमें सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, इट ऑल्सो प्रायोरिटाइज एनिमल हेल्थ, याद रहेगा। ठीक है, तो अब जो है ये स्पेशल एफर्ट्स, इसके अंदर क्या क्या एफर्ट लिया जाता है, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, एनवायरनमेंट सर्विलेंस सिस्टम, डेवलप रोबस्ट आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन भी हो। ठीक है ना, कुछ होता है क्या होता है क्या नहीं, अच्छे से हम सर्विलेंस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी ना हम प्रिपेयर्डनेस ले पाएंगे, अच्छे से इंटीग्रेटेड पॉलिसीज ले पाएंगे, है ना। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इम्प्रूव जो हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स है, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक्स, क्लिनिकल केयर, ये सब हमारी ये प्रमोट करती है ना। ऑल्सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी ये एनकरेज करती है, ताकि कम्युनिटी के भी अपने कुछ लोकल इनको समझ है ना एनिमल के बारे में, हेल्थ के बारे में। तो ऑल्सो कम्युनिटी डेवलप करेंगे तो उस एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। तो इस तरीके से ये सारी कुछ टिडबिट्स है अबाउट ऑल दिस नेशनल वन हेल्थ मिशन। ओके, देन जो नेक्स्ट न्यूज है वो है फैक्ट इन न्यूज, स्टेट पीसीएस बेस्ड, असम बेस्ड, जो इम्पोर्टेंट है। आज जो न्यूज में था इम्पोर्टेंट अवार्ड्स था एक, वो है सूर्य बोरा अवार्ड। इट्स अ लिटरली अवार्ड, ओके, नेम्ड आफ्टर रिनाउंड, वो कौन थे, एसएमएस राइटर एंड जर्नलिस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन एसएमएस लिटरेचर। तो अभी किनको दिया गया लिटरेचर, लीलावती एस बोरा फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द लिटरेचर फील्ड। ओके, तो लिटरेचर फील्ड से संबंधित है सूर्य बोरा अवार्ड।
ओके, तो इनका जन्म का हुआ था जागी इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट एंड was actively associated with language movement and killed in Siliguri during language movement on July 1960। तो ये लैंग्वेज मूवमेंट के साथ रिलेटेड थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शहीद सूर्य बोरा, भाषा शहीद, सॉरी, भाषा शहीद सूर्य बोरा भी कहा जाता है। ओके, अब फ्लड्स तो न्यूज डेली आता रहता है, तो वी विल नो अबाउट अगेन द ब्रह्मपुत्र रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज, हम डे बाय डे ब्रह्मपुत्र रिवर के रिलेटेड कुछ अगर फैक्ट्स होते हैं हम जानते हैं, तो आज थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इट फ्लोज कहाँ से, फ्रॉम हिमालयस, है ना। यानी वाइटल के होते हैं किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली इरिगेशन में हेल्प करता है ना ये इरिगेशन, इंपॉर्टेंट इरिगेशन सोर्स किस किस जगह के लिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में मेजर इरिगेशन सोर्स कौन सी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन इज मच क्या, कॉस्टली, कम होता है ना, रोडवेज इज कॉस्टलियर देन वाटरवेज, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। ऑलरेडी होता है हमारा वाइटल ट्रेड एंड कॉमर्स रूट है किस किस जगह में, इंडिया, बांग्लादेश एंड चाइना। हाइड्रो पावर, तो इससे मिलियंस ऑफ पीपल की हेल्प होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम हेल्प कर सकते हैं। अब जो ब्रह्मपुत्र बेसिन होती है वो इंक्लूड कौन सी होती है, तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश ओनली, नो, भूटान ऑल्सो, तिब्बत, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। अब ये इतनी रीजन कवर करती है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, राइट, इट विल प्रमोट द रीजन बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंट फॉर आवर देश। ओरिजिनेट कहाँ होती है, मानसरोवर लेक इन तिब्बत नियर होली माउंट कैलाश, देन ये साउथ वेस्टर्न फ्लो होके रीजन ऑफ तिब्बत में नोन एज, कहा, ये रीजन क्या कहलाता है, इट देन फ्लोज थ्रू द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ तिब्बत नोन एज अंशी ग्लेशियर। इंडिया में एंट्री करने से पहले इट फ्लोज थ्रू अंशी ग्लेशियर। ओके, सो ये थोड़ा कीवर्ड्स याद रखना, मानसरोवर लेकिन तिब्बत, माउंट कैलाश, अंशी ग्लेशियर, तो ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड कर देना। ओके, एंड द लॉन्गेस्ट, इसका लेंथ कितना है, 2900 किलोमीटर, मीन्स इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, और टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर में से ये एक ब्रह्मपुत्र भी है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्ट इन न्यूज इन टुडेज न्यूज़पेपर। ठीक है, अब क्विज फॉर द डे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से देना। ओके, कल का सर, कल का नहीं, सॉरी, सैटरडे का लास्ट क्लास का आंसर हमारा क्या था, मैंने पूछा था कि फिनेंशियल इंक्लूजन इनमें से कौन सी चीज करने पे हो पाएगी। नेशनलाइजेशन, बैंक, ऑब्वियसली बैंक नेशनलाइजेशन होगी तो कस्टमर्स की ट्रस्ट बढ़ेगी, नहीं तो बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं ना, इंटीरियर सेक्टर में बहुत ही जो सेक्शंस है पीपल की बैंक में नहीं रखते, घर पे ही रखना, तो नेशनलाइज होगा तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंक्लूजन। फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, हमने देखा कि रीजनल रूरल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी उसकी हक ज्यादा होती है, वो ज्यादा पैसे देना बनता है उनसे, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो ऑब्वियसली रूरल चीज में अगर हम फाइनेंस इंक्लूजन करते हैं तो ये तो इंक्लूजन, फाइनेंस इंक्लूजन ही होगा ना, रूरल डेवलपमेंट। देन अडॉप्शन ऑफ विलेज बाय ब्रांच बैंक ब्रांचेस, ऑब्वियसली विलेज लेवल में अगेन रूरल जितनी भी ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो रही है बैंकिंग की, फाइनेंशियल सेक्टर की, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड हेंस डी इज द करेक्ट आंसर 1 2 3। So that's it for today, guys. I hope you like the session. If you like the session, do share with your friends, colleagues. Okay, तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी स्टडी।